गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। तो आज हम करने वाले हैं हमारी जो पॉलिटी चली हुई थी 8th क्लास की, तो उसमें 8वां अध्याय है हमारा कानून और सामाजिक न्याय। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और जो भी नया स्टूडेंट चैनल से जुड़ रहा है, एक बार पीछे की क्लासेस जो है जाके ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो आज हम करने वाले हैं हमारा एट्थ क्लास जो हमारी है उसका लास्ट चैप्टर है पॉलिटी का। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे। क्या आपको कक्षा 7 का बाजार में एक कमीज अध्याय याद है? जिन्होंने भी पढ़ा होगा, जो पीछे की क्लासेस जिन्होंने ली होगी उनको याद होगा, हमने कमीज़ के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कमीज़ कैसे कैसे बनती है, कहाँ से कॉटन आता है, वो तैयार माल कहाँ जाता है, उनको कितना उनको मेहनताना दिया जाता है, कैसे कैसे जो प्रोसेस हुई है वो फिर विदेशों में जाके उनको बेचा गया है। तो किसको सबसे ज़्यादा मुनाफा हुआ, जो मज़दूर हैं उनको हुआ या जो व्यापारी है उनको हुआ है, या जो मतलब जो विदेशों में लोग बड़े बड़े शोरूम में अपनी जो शर्ट को बेच देते हैं उनको होता है। मतलब ऐसे ही वो उस चीज़ में बताया गया है। तो जो भी नहीं, जिन्होंने पीछे की क्लासेस नहीं देखी हैं तो पीछे की क्लासेस ज़रूर पढ़ के आइए, क्योंकि तभी हमें आगे की चीज़ें जो हैं समझ में आएंगी। और उनकी मैंने सब्जेक्ट वाइज और क्लास वाइज जो है प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। वहाँ हमने देखा था कि बाजारों की श्रृंखला किस तरह कपास उत्पादकों को सुपर बाजार में कमीज खरीदने वाले ग्राहक से जोड़ देती है। मतलब शुरुआत तो कपास से ही होती है ना। पहले कपास मतलब कॉटन उगाया जाता है, कपास उगाया जाता है, कैसे कैसे प्रोसेस के जरिए फिर लास्ट में क्या होती है, एक कमीज बन तैयार होती, कपड़ा तैयार होता है। इस श्रृंखला में हर मोड़ पर क्रय विक्रय चल रहा था। ठीक है, कपास पैदा करने वाला छोटा किसान, इरोड के बुनकर या कपड़ा निर्यात कारखाने के मजदूर, कमीज के उत्पादन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल बहुत सारे लोग बाजार में शोषण का शिकार होते हैं। उनके साथ उचित बर्ताव नहीं होता। बाजार में हर जगह लोगों के शोषण की संभावना बनी रहती है, चाहे वे मजदूर हों, उपभोक्ता हो या उत्पादक हों। ठीक है, लोगों को इस तरह के शोषण से बचाने के लिए सरकार कुछ कानून बनाती है। इन कानूनों के जरिए इस बात की कोशिश की जाती है कि बाजार में सुनिश्चित तौर तरीकों पर अंकुश लगाया जाए, अनुचित तौर तरीकों पे। ठीक है, यहाँ से देखिए, आइए बाजार की एक आम स्थिति को देखें जिसमें कानून बहुत मायने रखता है। मसला मजदूरों के मेहनताना का है। निजी कंपनियां, ठेकेदार, कारोबारी लोग आमतौर पर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। मुनाफे की चाह में कई बार वे मजदूरों को उनका हक भी जो है नहीं देते, और कई बार तो उनका मेहनताना तक भी नहीं देते। मजदूरों को उनका मेहनताना न देना कानून की नज़र में गैर कानूनी या गलत है। मजदूरों को मेहनताना कम न मिले या उनको वाजिब मेहनताना मिले, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम वेतन का भी एक कानून बनाया गया है। इस कानून के तहत किसी भी मजदूर को न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी नहीं दी जा सकती। न्यूनतम वेतन में हर कुछ साल में बढ़ोतरी की जाती है। ठीक है, जो भी न्यूनतम वेतन होता है उसमें हर साल कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बढ़ा के दिया जाता है ना। जिस तरह मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्यूनतम वेतन का कानून बनाया गया है, उसी तरह बाजारों में उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए भी कानून बनाए गए हैं। इन कानूनों के जरिए मजदूर, उपभोक्ता और उत्पादक तीनों के संबंधों को इस तरह संचालित किया जाता है कि उनमें से किसी का भी शोषण न हो। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है एक करघा जिसको पावरलूम कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से देखेंगे, अहमदाबाद में एक कपड़ा मिल में काम करते हुए मजदूर दिखाए गए हैं। बिजली से चलने वाले करघों के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण 1980 और 1990 के दशकों में ज़्यादातर कपड़ा जो मिल है वो बंद हो गए थे। पावरलूम बिजली से चलने वाले करघों को कहा जाता है। तो यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन कि पावरलूम किसको कहा जाता है? जो बिजली से चलने वाले करघे हैं। ये यहाँ पे साइड में दिखाए गए ना इस पिक्चर में। ठीक है, यह 4 से 6 करघों की एक
छोटी इकाई है। इन करघों के मालिक खुद उन पर काम करते हैं और परिवार के लोगों के साथ बाहर के श्रमिक को भी काम पर लगा लेते हैं। यह जानी हुई बात है कि बिजली से चलने वाले करघों में कार्य स्थितियाँ बहुत ही खराब होती है। ठीक है, यहाँ पे एक तालिका दी गई है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बच्चों के लिए है एक एक्टिविटी। ठीक है, जब आप टीचर्स बन जाएंगे तो आप लोग बच्चों से ये तालिका इसको भरना है। ठीक है, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। कानून बना देना ही काफ़ी नहीं होता, सरकार को यह सुनिश्चित भी करना होता है। मतलब कानून सिर्फ बनाना ही कोई काम नहीं होता है, उसको सब पे लागू भी करना चाहिए कि कानूनों को लागू किया जाए। इसका मतलब यह है कि कानून को लागू किया जाना बहुत ही ज़रूरी है। जब कोई कानून ताकतवर लोगों से कमज़ोर लोगों की रक्षा के लिए बनाया जाता है, मतलब ऐसा कानून जरूर लागू होना चाहिए जहाँ पे ताकतवर लोगों से कमज़ोर लोगों की रक्षा होती हो, तो उसको लागू करना और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। उदाहरण के लिए प्रत्येक मजदूर को सही वेतन मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार को कार्यस्थलों का नियमित रूप से निरीक्षण करना चाहिए। अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसको सजा भी देनी चाहिए। अगर मजदूर गरीब या शक्तिहीन है तो आमदनी गंवाने या बदले की कार्रवाई के डर से वह कम वेतन पर भी काम करने को तैयार हो जाता है। मालिक भी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि वे ताकत का इस्तेमाल करते हैं ताकि मजदूरों से कम पैसे में काम करवाया जा सके। ऐसी सूरत में यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि संबंधित कानूनों को अच्छी तरह से लागू किया जाए। ठीक है, यहाँ से देखिए, इन कानूनों को बनाने, लागू करने और कायम रखने के लिए सरकार व्यक्तियों या निजी कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकती है ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। इनमें से बहुत सारे कानूनों का जन्म भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों में से हुआ है। उदाहरण के लिए शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ है कि किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए उनको मजबूर नहीं किया जा सकता। संविधान में यह भी कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम करने को नहीं रखा जाएगा। ठीक है, व्यवहार में ये कानून किस तरह सामने आते हैं? ये कानून सामाजिक न्याय की चिंता को किस हद तक संबोधित करते हैं? इस अध्याय में हम ऐसे कुछ सवालों की जो है पड़ताल करेंगे। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। सन 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 5 से 14 साल की उम्र के 40 लाख से ज़्यादा बच्चे विभिन्न व्यवसायों में नौकरी करते हैं। इनमें से बहुत सारे बच्चे खतरनाक व्यवसायों में हैं। 2016 में संसद ने बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1946 में यह संशोधन किया था कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सभी व्यवसायों में तथा किशोरों 14 से जो 18 साल के होते हैं के जोखिमकारी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में नियोजन करने पर प्रतिबंध है। बच्चों या किशोरों के नियोजन को अब एक जो है संज्ञेय अपराध बना दिया गया है। 2017 में एक ऑनलाइन पोर्टल दिया गया है, प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। ठीक है, मतलब बच्चों को फोर्स नहीं किया जा सकता। पेंसिल प्रारंभ हुआ है। यह पोर्टल शिकायतें दर्ज कराने, चाइल्ड ट्रैकिंग तथा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना NCLP, ठीक है, क्या है NCLP के कार्यान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिए बनाई गई है। ये देखिए, यहाँ पे भोपाल गैस त्रासदी, इसके बारे में पढ़ेंगे। 24 साल पहले भोपाल में दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक त्रासदी हुई। कितने साल पहले? 24 साल पहले। ठीक है, भोपाल में यूनियन कार्बाइड नामक अमेरिकी कंपनी का कारखाना था जिसमें कीटनाशक बनाए जाते थे। 2 दिसंबर 1984 को रात के 2 बजे यूनियन कार्बाइड के इसी संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनाइट
जो जिसको बोला जाता है मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस रिसने लगी। यह बेहद ही जहरीली गैस होती है। इस दुर्घटना की चपेट में आने वाली अजीजा सुल्तान तकरीबन 12:30 बजे मुझे अपने बच्चे की तेज खांसी की आवाज़ सुनाई दी। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। मैंने देखा कि पूरा कमरा सफ़ेद धुएं से भरा हुआ था। मुझे लोगों की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। सब कह रहे थे भागो भागो। इसके बाद मुझे भी खांसी आने लगी। लगता था जैसे कि आग आग में सांस ले रही हूँ। आंखें बुरी तरह जलने लगी थी। ठीक है, कौन सी गैस रिसाव हुई थी? जो मिथाइल आइसोसाइनेट है। ठीक है, आ सकता है ये, और आया भी हुआ है। 3 दिन के भीतर 8,000 से ज्यादा लोग मौत के मुंह में चले गए। लाखों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, मतलब गंभीर रूप से प्रभावित हुए। ये देखिए, अंतिम संस्कार किया गया है सबको एक साथ, सामूहिक अंतिम संस्कार। तो यहाँ से देखेंगे, जहरीली गैस के संपर्क में आने वाले ज्यादातर लोग गरीब कामकाजी परिवार के लोग थे। उनमें से लगभग 50,000 लोग आज भी इतने बीमार हैं कि कुछ काम नहीं कर सकते। मतलब उनमें से 50,000 लोग अभी भी हैं जो अभी कुछ काम करने के लायक नहीं बचे हैं। ठीक है, जो लोग इस गैस के असर के आने के बावजूद जिंदा रह गए हैं, उनमें से बहुत लोग जो है गंभीर श्वास विकारों, आँख की बीमारियों और अन्य समस्याओं से पीड़ित है। बच्चों में अजीबोगरीब विकृतियां पैदा हो रही हैं। इस चित्र में दिखाई दे रही लड़की इस बात का उदाहरण है। ये देखिए, ये एक लड़की है। ठीक है, यह तबाही कोई दुर्घटना नहीं थी। यूनियन कार्बाइड ने पैसा बचाने के लिए सुरक्षा उपायों को जानबूझकर नज़रअंदाज किया था। 2 दिसंबर की त्रासदी में बहुत पहले ही भी कारखाने में गैस का रिसाव हो चुका था। इन घटनाओं में एक मजदूर की मौत हुई थी जबकि बहुत सारे घायल हुए थे। देखिए, यहाँ के कर्मचारी हैं, ठीक है, जो आंदोलन कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए, सबूतों से पूरी तरह साफ था। एक सेकेंड, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। देखिए, सबूतों से पूरी तरह साफ था कि इस महाविनाश के लिए यूनियन कार्बाइड की ही जो है दोषी है। लेकिन कंपनी ने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया। इसके बावजूद हुई कानूनी लड़ाई से पीड़ितों की ओर से सरकार ने यूनियन कार्बाइड के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर कर दिया। 1985 में सरकार ने $3 अरब का मुआवजा मांगा था। कितना? $3 अरब का। लेकिन 1989 में केवल $47 करोड़ के मुआवजे पर अपनी जो है सहमति दे दी। इस त्रासदी में जीवित बच निकलने वाले लोगों ने इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की, मगर सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस फैसले के लिए में जो है कोई बदलाव नहीं किया। यहाँ देखिए, मतलब सर्वोच्च न्यायालय ने भी उसके लिए कुछ नहीं किया। यूनियन कार्बाइड ने कारखाना तो बंद कर दिया, लेकिन भारी मात्रा में विषैले रसायन वही छोड़ दिए। ये रसायन रिस कर जमीन पर जो है जमीन में जा रहे हैं, जिससे वहाँ का पानी दूषित हो रहा है। अब यह संयंत्र डाउ केमिकल नामक कंपनी के कब्जे में है, जो इसकी साफ सफाई का जिम्मा उठाने को तैयार नहीं है। मतलब अपने कब्जे में तो ले लिया, लेकिन वहाँ पे क्या है, सफाई नहीं कर रहे हैं, जो डाउ केमिकल नामक कंपनी है। ठीक है, यहाँ से देखिए, एक सेकेंड। 24 साल बाद भी लोग न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वे पीने के साफ पानी, स्वास्थ्य सुविधाओं और यूनियन कार्बाइड के जहर से ग्रस्त लोगों के लिए नौकरियों की मांग कर रहे हैं। उन्होंने यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन जो एंडरसन को सजा दिलाने के लिए भी आंदोलन चलाया है, लेकिन होना क्या है, कुछ नहीं। यहाँ से देखिए, एक मजदूर की कीमत क्या होती है। अगर आप भोपाल के महाविनाश की वजहों को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि यूनियन कार्बाइड ने भारत में ही सबसे जो है अपना कारखाना क्यों खोला। क्योंकि जो भारत में बेरोजगारी बहुत है,
लोग जो सस्ते में ही जो है काम कर लेते हैं, और किसी एक को अगर कंपनी से निकाल दिया जाता है तो दूसरा जो है तैयार मिलता है, क्योंकि बेरोजगारी इतनी है, हर किसी को अपना परिवार का भरण पोषण करना होता है। तो देखिए यहाँ से देखिए, विदेशी कंपनियों ने भारत आने का एक कारण यहाँ का सस्ता श्रम है, मतलब लोग सस्ते में काम कर लेते हैं। अगर ये कंपनियां अमेरिका या किसी और विकसित देश में काम करें तो उन्हें भारत जैसे गरीब देशों के मजदूरों के मुकाबले वहाँ के मजदूरों को ज़्यादा वेतन देना पड़ेगा, क्योंकि जितना सस्ता यहाँ पे है, ऐसा मतलब कहीं नहीं है इतना सस्ता श्रम जो है। ठीक है, भारत में न केवल वे कम कीमत पर काम करवा सकती हैं, बल्कि यहाँ के मजदूर ज़्यादा घंटों तक भी काम करते हैं, क्योंकि भारत के लोग ज़्यादा जो है क्या होते हैं, मेहनती होते हैं। ठीक है, काम करते ही रहते हैं, चाहे उनको लगाए रखो, वो भी मतलब मजबूरी में ही काम करते हैं। जहाँ मजदूरों के लिए आवास जैसी दूसरी चीज़ों पर भी खर्चे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, इस तरह ये कंपनियां यहाँ काम जो है कम लागत पर ज़्यादा मुनाफा कमा सकती हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, ये दिखाया गया चित्र में निर्माण स्थलों पर दुर्घटना आम है, इसके बावजूद सुरक्षा उपकरणों और अन्य सावधानियों को अक्सर जो है नज़रअंदाज किया जाता है। ठीक है, देखते हैं यहाँ से देखिए, लागत में कटौती के तरीके इतने खतरनाक भी हो सकते हैं। लागत में कमी आने के लिए सुरक्षा उपायों की अक्सर अनदेखी की जाती है। यूनियन कार्बाइड के कारखानों में एक भी सुरक्षा उपकरण या तो सही ढंग से काम नहीं कर रहा था, या उनकी संख्या बहुत ही कम थी। 1980 से 1984 के बीच मिग संयंत्र के कामगारों के दल की संख्या जो है 12 से घटाकर 6 की जा चुकी थी। मजदूरों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण की अवधि तो 6 महीने से घटाकर केवल 15 दिन कर दी गई थी। बताइए, मिग कारखानों के लिए रात की पाली में मजदूर का पद था वो खत्म ही कर दिया गया था। ठीक है, यूनियन कार्बाइड के भोपाल और अमेरिकी संयंत्रों से सुरक्षा व्यवस्था में फर्क जानने के लिए हम नीचे पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, देखते हैं। देखिए, पश्चिमी वर्जीनिया जो अमेरिका है, एक सेकेंड, हाँ यहाँ से, अमेरिका में जो कंप्यूटरीकृत चेतावनी और निगरानी व्यवस्था मौजूद थी। ठीक है, भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने में गैस के रिसाव के लिए केवल मजदूरों के अंदाजे के सहारे काम चलाया जाता था। ठीक है, पश्चिमी वर्जीनिया में खतरा पैदा होने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था मौजूद थी, जबकि भोपाल में ऐसा कुछ भी नहीं था। अलग अलग देशों के बीच सुरक्षा मानकों में इतने भारी फर्क क्यों हैं, और दुर्घटना हो जाने के बाद भी पीड़ितों को इतना मामूली मुआवजा क्यों दिया जा रहा है? इस बात का जवाब यह है कि भारतीय मजदूर का मोल अभी भी ज़्यादा नहीं माना जाता। एक मजदूर जाता है तो फौरन उसकी जगह पे क्या होता है, दूसरा मजदूर आ जाता है। हमारे यहाँ बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि थोड़ी सी तनख्वाह के बदले न जाने कितने लोग असुरक्षित स्थितियों में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। मजदूरों की इस कमजोरी का फ़ायदा उठाकर जो है मालिक कार्यस्थल पर सुरक्षा की जिम्मेदारी से बच जाते हैं। इस तरह भोपाल गैस त्रासदी के इतने सालों बाद भी मालिकों के बर्बर रवैये के कारण जो है निर्माण स्थलों, खदानों या कारखानों में दुर्घटनाओं की खबरें हर रोज आती रहती हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए, सुरक्षा कानूनों का क्रियान्वयन। ठीक है, देखिए, कानून बनाने और लागू करने वाली संस्था के नाते यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि सुरक्षा कानूनों को सही ढंग से लागू किया जाए। सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के अधिकार का उल्लंघन न हो। जब यूनियन कार्बाइड संयंत्र में सुरक्षा मानकों की इस तरह खुलेआम अवहेलना हो रही थी तो सरकार कहाँ थी उस टाइम पे? ठीक है, पहली बात, भारत में सुरक्षा कानून ढीले थे। दूसरा, उन कमजोर सुरक्षा कानूनों को भी ठीक से लागू
नहीं किया जा रहा था। एक तो ढीले थे और फिर उनके ऊपर से उनको भी काम में नहीं लगाया जा रहा था। सरकारी अफसर इस कारखाने को खतरनाक कारखानों की श्रेणी में रखने को भी तैयार नहीं थे। इस कारखाने को घनी आबादी वाले इलाके में खोलने पर उन्हें कोई ऐतराज नहीं किया गया। जब भोपाल के कुछ नगर निगम अधिकारियों ने इस बात पर उंगली उठाई कि 1978 में मिक उत्पादक कारखानों की स्थापना सुरक्षा मानकों के खिलाफ थी, तो सरकार का कहना था कि प्रदेश को भोपाल के संयंत्र में लगातार निवेश चाहिए ताकि रोजगार मिलते रहें। सरकार की राय में यूनियन कार्बाइड से इस बात की मांग करना असंभव था कि वह साफ सुथरी तकनीकी या ज़्यादा सुनिश्चित प्रक्रियाओं को अपनाए। सरकारी निरीक्षक कारखानों से अपनाई जा रही दोषपूर्ण प्रक्रियाओं को बार बार मंजूरी देते हैं। जब कारखाने में बार बार गैस का रिसाव होने लगा तो सबको यह बात समझ में आ चुकी थी कि कहीं कुछ और भारी गड़बड़ चल रही है। तब भी निरीक्षकों के कान में जूं नहीं रेंग रही। कानून बनाने और उनको लागू करने वाली संस्था के लिए यह रवैया सही नहीं है। लोगों के हितों की रक्षा करने की बजाय सरकार और निजी कंपनी दोनों ही उनकी सुरक्षा को नज़रअंदाज कर रही थी। यह हरगिज अच्छी स्थिति नहीं है। जब भारत में स्थानीय और विदेशी व्यवसायी नए नए कारखाने खोलते जा रहे हैं तो मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करने वाले सख्त कानूनों और उनके ज़्यादा बेहतर क्रियान्वयन की जरूरत और बढ़ गई है। ठीक है, एक सेकंड देखिए, यहाँ से देखिए। हाल ही में एक ट्रैवल एजेंसी को आदेश दिया गया कि वह अपने कुछ ग्राहकों को 8 लाख रुपए का मुआवजा दें। इन सैलानियों को मुआवजा इसलिए दिया जा रहा था क्योंकि कंपनी की लापरवाही के कारण ही डिज्नीलैंड देखते और पेरिस में खरीदारी करने से वंचित रह गए थे। तो फिर भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ित को जिंदगी भर की पीड़ा और नुकसान के बदले इतना कम मुआवजा क्यों मिला? देखिए, यहां से देखिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए नए कानून। ठीक है, जो पर्यावरण है उसकी रक्षा के लिए नए कानून बनाए गए, इसके बारे में देखेंगे। 1984 में हमारे पास पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत कम कानून थे। इन कानूनों को लागू करने की व्यवस्था तो और भी कमजोर थी। पर्यावरण को एक मुफ्त चीज माना जाता था। किसी भी उद्योग को हवा पानी में प्रदूषण छोड़ने की खुली छूट मिली हुई थी, चाहे नदियां हो, हवा हो या भूमिगत पानी। पर्यावरण दूषित हो रहा था और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। ढीले सुरक्षा मानकों से न केवल यूनियन कार्बाइड को फायदा मिला बल्कि उसे प्रदूषण से निपटने के लिए पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ा। अमेरिका में यह कंपनी इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकती थी। मतलब ये सारी चीजें वहां पे करनी पड़ती उनको। ठीक है, भोपाल त्रासदी ने पर्यावरण के मुद्दों को अगली कतार में ला दिया। कई लाख लोग ऐसे कारखानों से निकली जहरीली गैसों का शिकार बन गए थे जो इस कारखाने से किसी भी तरह जुड़े हुए भी नहीं थे, जो आसपास के लोग रह रहे थे वहां पे। ठीक है, जो वहां पे काम नहीं कर रहे थे। इससे लोगों को यह एहसास हुआ कि मौजूदा कानून चाहे कितनी भी कमजोर हो, वे केवल मजदूरों से ही संबंधित है। उनमें उन आम लोगों के अधिकारों पर ध्यान नहीं दिया गया जो औद्योगिक दुर्घटनाओं के कारण घायल होते रहे। ये देखिए, भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के आसपास दूषित इलाकों में स्थित हैंडपंपों को सरकार ने लाल रंग से पुतवा दिया है। फिर भी स्थानीय लोग उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब ये डेंजर है लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। ठीक है, क्योंकि उनके पास साफ पानी का कोई भी स्रोत नहीं है। ठीक है, यहाँ से देखिए, पर्यावरणीय कार्यकर्ताओं तथा अन्य लोगों के इस दबाव से निपटने के लिए भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने पर्यावरण के बारे में नए कानून बनाए। ठीक, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रदूषण फैलाने वालों को
पर्यावरण को मतलब जो प्रदूषण फैलाने वालों को ही जिम्मेदार माना जाने लगा। इसके पीछे यह समझ यह थी कि हमारे पर्यावरण पर अगली पीढ़ियों का भी हक बनता है और उसे केवल औद्योगिक विकास के लिए नष्ट नहीं किया जा सकता। अदालतों ने स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा बनाते हुए कहा कि कई महत्वपूर्ण फैसले दिए। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मुकदमे ने सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जो है एक मौलिक अधिकार है और इसमें जो प्रदूषण मुक्त हवा मतलब एकदम साफ सुथरी हवा होनी चाहिए और पानी का अधिकार भी शामिल है। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार किस में शामिल है, तो जो अनुच्छेद 21 है एक मौलिक अधिकार के उसके अंतर्गत आता है प्रदूषण मुक्त हवा और जो पानी का अधिकार है। ठीक है, यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रदूषण पर अंकुश लगाने, नदियों को साफ रखने और जो दोषी हैं उन पर भारी जुर्माना लगाने के लिए कानून और प्रक्रिया तय करे। ठीक है, ये देखिए जन सुविधा के रूप में पर्यावरण। हाल के वर्षों में न्यायालयों ने पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर कई जो है कड़े आदेश दिए हैं। ऐसे कई आदेशों से लोगों की रोजी रोटी पर जो है बुरा असर पड़ा है। मिसाल के तौर पर अदालत ने आदेश दिया है कि दिल्ली के रिहायशी इलाकों में काम करने वाले उद्योगों को बंद कर दिया जाए, उन्हें शहर के बाहर दूसरे इलाकों में भेज दिया जाए। इनमें से कई कारखाने आसपास के वातावरण को जो है प्रदूषित कर रहे थे। इन कारखानों की गंदगी से यमुना नदी भी प्रदूषित हो रही थी क्योंकि इन कारखानों को नियम के हिसाब से नहीं चलाया जा रहा था। अदालत की कार्रवाई में एक समस्या तो हल हो गई, लेकिन एक सेकेंड देखिए, एक समस्या तो हल हो गई लेकिन एक नई समस्या पैदा हो गई। कारखानों के बंद हो जाने से बहुत सारे जो है मजदूर को उनके रोजगार खत्म हो गए। बहुतों को दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ा जहां उन कारखानों को दोबारा चालू किया गया था। अब प्रदूषण की समस्या इन नए इलाकों में पैदा हो रही थी। ये इलाके प्रदूषित होने लगे हैं। मजदूरों की सुरक्षा संबंधी स्थितियों का मुद्दा अभी भी वैसा का वैसा ही है, मतलब उनके बारे में सोचा ही नहीं जा रहा है। भारत में पर्यावरणीय मुद्दों पर हुए ताजा अनुसंधानों से यह बात सामने आई कि मध्य वर्ग के लोग पर्यावरण की चिंता तो करने लगे हैं, लेकिन वे अक्सर गरीबों की पीड़ा को ध्यान में नहीं रखते। इसलिए उनमें से बहुतों को यह समझ में आता है कि शहर को सुंदर बनाने के वास्ते बस्तियों को हटाना चाहिए और प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को शहर के बाहर ले जाना चाहिए। लेकिन यह समझ में नहीं आता कि इससे बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी भी खतरे में पड़ जाती है। जहां एक तरफ स्वच्छ पर्यावरण के बारे में जागरूकता बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ मजदूरों की सुरक्षा के बारे में लोग ज़्यादा चिंता नहीं जता रहे हैं। अब चुनौती ऐसे समाधान ढूंढने की है कि जिसमें स्वच्छ वातावरण का लाभ सभी को मिल सके। इसका एक तरीका यह है कि हम कारखानों से ज़्यादा स्वच्छ तकनीकों और प्रक्रियाओं को अपनाने में जो है जोर दें। इसके लिए सरकार को भी चाहिए कि वह कारखानों को प्रोत्साहन और मदद दे। उसे प्रदूषण फैलाने वालों पर जुर्माना जो है करना होगा। इस तरह मजदूरों के रोजगार भी बच जाएंगे और समुदाय व मजदूरों को सुरक्षित पर्यावरण का अधिकार भी मिल जाएगा। ये इधर देखिए, ये गाड़ी है जिससे धुआं निकल रहा है इतना सारा। गाड़ियों से उत्सर्जित धुआं पर्यावरणीय प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत है। 1998 के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई फैसलों में यह आदेश दिया कि दिल्ली में डीजल से चलने वाले सभी सार्वजनिक वाहन जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी ईंधन का इस्तेमाल करें। इन प्रयासों से दिल्ली जैसे शहरों के वायु प्रदूषण में काफ़ी गिरावट आई है, लेकिन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट जो नई दिल्ली की एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि हवा में विषैले पदार्थों का स्तर काफ़ी ऊंचा है। ये विषैले पदार्थ पेट्रोल की बजाय डीजल से चलने वाली कारों के कारण पैदा हो रहे हैं।
ये देखिए बंद कारखाने हैं जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, जो मजदूर काम करते हैं। रोजगार छिन जाने के बाद बहुत सारे मजदूर छोटा मोटा व्यापार या दिहाड़ी मजदूरी करने लगते हैं। कुछ मजदूरों को पहले से भी छोटे कारखानों में काम मिलता है, जहाँ के हालात पहले से भी ज़्यादा शोषण भरे होते हैं और यहाँ कानूनों की स्थिति और भी ज़्यादा कमज़ोर होती है। देखिए, विकसित देश अपने विषैले और खतरनाक उद्योगों की विकासशील देशों में ले जा रहे हैं, ताकि इन देशों में कमजोर कानूनों का फायदा उठाया जा सके और अपने देशों को साफ सुथरा रखा जा सके। देखिए, फिर भी देखिए बाहर के लोग यहाँ पे आके जो है अपनी कंपनियां लगाते हैं और हम लोगों को ये चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। ठीक है, दक्षिणी एशियाई देश खासतौर से भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान कीटनाशक जो है एम्बेस्टॉस बनाने वाले या जस्ते व शीशे को संसाधित करने वाले कारखानों को बड़े पैमाने पर अपने यहाँ बुला रहे हैं। देखो निष्कर्ष क्या निकलता है, चाहे बाजार हो, दफ्तर हो या कोई कारखाना हो, बहुत सारी स्थितियों में लोगों को गलत तौर तरीकों से बचाने के लिए कानून जरूरी होते हैं। निजी कंपनियां, ठेकेदार, व्यवसायी आदि ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में गलत हथकंडे भी अपनाने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर वे मजदूरों को कम मेहनताना देते हैं, बच्चों से काम करवाते हैं, काम की स्थितियों पर ध्यान नहीं देते और पर्यावरण का ख्याल नहीं रखते और इस तरह आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में सरकार की एक अहम जिम्मेदारी यह बनती है कि वह निजी कंपनियों के गलत तौर तरीकों को रोकने और सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए कानून बनाए, उनको लागू करने और उन पर निगरानी रखे। यानी न सरकार को केवल मतलब सही कानून बनाने चाहिए, बल्कि उनको लागू भी करना चाहिए। अगर कानून कमज़ोर हो और उनको सही ढंग से लागू न किया जाए तो उनसे जो है भारी नुकसान हो सकता है। भोपाल गैस त्रासदी इस बात का सबूत है। इस दिशा में सरकार की तो जिम्मेदारी बनती है। आमतौर पर जो आम लोग भी जो है दबाव डालकर निजी कंपनियों और सरकार दोनों को समाज के हित में काम करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा, पर्यावरण एक ऐसा विषय है जहां लोगों ने जनहित के लिए दबाव डाला और न्यायालय ने भी स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जीवन का अभिन्न अंग माना है। इस अध्याय में हमने इस बात पर जोर दिया है कि लोगों को इस बात के लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि स्वस्थ वातावरण की सुविधा सबको मिले। इसी तरह मजदूरों अधिकारों यानी काम का अधिकार, सही मेहनताना और जो है मानवोचित कार्य स्थितियों का अधिकार के क्षेत्र में भी अभी हालात जो है काफ़ी खराब है। लोगों को इस बात के लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि कामगार के अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त कानून बनाए जाएं, ताकि सबको जीवन का अधिकार मिल सके। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, आज ये हमारा जो है 8th क्लास की जो पॉलिटी थी वो भी हमारी ख़त्म होती है। ये हमारा लास्ट चैप्टर था आज, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में। मतलब सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन जो हमारी किताब है उसका आज ये हमारा लास्ट चैप्टर था। तो हमारी जो 6th, 7th और 8th, ठीक है, तीनों हमारी कंप्लीट हो चुकी है। कल से हम अपने नोट्स के ज़रिए जो है डेली, क्योंकि बीच में अभी थोड़ा टाइम लग गया ना, क्योंकि मैं नोट्स बनाने में थोड़ा सा बिजी थी, तो नोट्स बनाए मैंने, तो वो भी ज़रूरी हैं। तो ठीक है, तो कल से हम अपने नोट्स के ज़रिए रेगुलर अब हम पढ़ाई करेंगे। अगर कोई काम या कोई मजबूरी नहीं हुई, नहीं तो मैं रेगुलर ही क्लास लूँगी। ये बीच में हो गया क्योंकि मैं नोट्स बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम अपनी कल हम 6th क्लास शुरू करने वाले हैं नोट्स के ज़रिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।